क्या हो अगर आप ये समझ सकें कि लोग शब्दों के परे असल में क्या सोच रहे हैं, सिर्फ देखकर सुनकर उनके मन की बात जान लेना। ये कोई जादू नहीं है, कोई सुपर पावर भी नहीं है। असल में ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रिसर्च तो ये बताती है कि किसी भी आमने सामने की बातचीत में हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। सिर्फ 7? हाँ, सिर्फ 7। जबकि हमारी आवाज का जो लहजा है वो 38% और हमारी बॉडी लैंग्वेज वो 55% असर डालती है। 55%? मतलब 93% संवाद तो बिना शब्दों के ही हो रहा है। एग्जैक्टली। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ज्यादातर जानकारी तो मिस ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं तो आज हम इसी छिपी हुई भाषा को समझने की एक कोशिश करेंगे। हमारे पास पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। हाँ, और एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद यहाँ किसी को कंट्रोल करना या मतलब चालाकी सीखना नहीं है, जैसा कुछ लोग शायद सोच सकते हैं। सही। बल्कि इसका असली मकसद है बेहतर कनेक्शन बनाना। जब आप समझते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तो आप एक बेहतर दोस्त बन पाते हैं, एक बेहतर लीडर, एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। ये तो सहानुभूति का एक टूल है। ठीक है, तो इस 93% की दुनिया में पहला कदम क्या है? किताब में एक सिद्धांत है जिस पर बार बार जोर दिया गया है, बेसलाइन व्यवहार। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका मतलब क्या है? इसे आसान बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति की बेसलाइन उसका सामान्य रोजमर्रा का व्यवहार है। सामान्य व्यवहार? हाँ, मतलब जब वो शांत है, रिलैक्स्ड है, बिना किसी दबाव के, तब वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, उसके हाथ कहाँ होते हैं, बस यही उसकी बेसलाइन है। अच्छा। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आपकी कार के इंजन की सामान्य आवाज की तरह है। आप रोज उसे सुनते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो जब भी कोई नई या अजीब आवाज आती है, आपका ध्यान तुरंत चला जाता है। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे आप अपने किसी दोस्त से रोज बात करते हैं और आपको उसकी आवाज से ही पता चल जाता है कि आज उसका मूड ठीक नहीं है, भले ही वो कह रहा हो कि सब ठीक है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो उसकी ऑडियो बेसलाइन से एक बदलाव है जिस पर मैंने ध्यान दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस सिद्धांत का सार है। बेसलाइन को समझे बिना किसी भी संकेत का मतलब निकालना सिर्फ तुक्का मारना है। मान लीजिए कोई आपसे बात करते हुए अपनी आंखें इधर उधर कर रहा है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, या शायद वो स्वभाव से ही थोड़ा शर्मीला हो और किसी से भी बात करते हुए ऐसा ही करता हो। अच्छा, ये भी हो सकता है। अगर आपको उसकी बेसलाइन नहीं पता तो आप गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो असली खेल बेसलाइन में नहीं बल्कि बेसलाइन से होने वाले बदलावों में है। बिल्कुल, असली जानकारी वहीं छिपी है। जब कोई अपनी सामान्य स्थिति से हटकर कुछ करता है, मान लीजिए कोई आमतौर पर बहुत धीरे धीरे बात करता है पर अचानक बहुत तेज बोलने लगे। हाँ। या कोई बहुत ज्यादा हाथ हिलाकर बात करने वाला इंसान अचानक एकदम स्थिर हो जाए। यही वो पल हैं जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये बदलाव ही तनाव, बेचैनी, झूठ या फिर जबरदस्त उत्साह का सिग्नल होते हैं। लोगों को सही मायने में पढ़ने की कला इन बदलावों को पकड़ने और फिर ये सवाल पूछने में है कि ये बदलाव अभी क्यों हुआ। ये तो नींव की तरह है। इस नींव पर अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इन बदलावों को देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ध्यान शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज पर जाता है। किताब में कुछ क्लासिक उदाहरण है, जैसे हाथ बांधकर खड़े होना शायद रक्षात्मक होने का संकेत हो सकता है, या किसी की तरफ झुकना दिखाता है कि वो आपकी बात में दिलचस्पी ले रहा है। हाँ, ये आम संकेत है और अक्सर सही भी होते हैं, लेकिन किताब यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। क्या? किसी एक इशारे के आधार पर कभी भी कोई भी नतीजा नहीं निकालना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। अच्छा। हो सकता है कोई हाथ इसलिए बांधकर खड़ा हो क्योंकि कमरे में एसी बहुत तेज चल रहा है और उसे ठंड लग रही है, या शायद बस उसे वैसे खड़े होने की आदत है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या रोजमर्रा की बातचीत में कोई सच में इतनी सारी चीजों पर हाथ, आंखें, पोस्चर एक साथ ध्यान दे सकता है? ये थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करने जैसा नहीं है? कहीं हम हर छोटी बात का गलत मतलब तो नहीं निकालने लगेंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है क्लस्टर में। किताब कहती है कि एक अकेले संकेत पर भरोसा मत करो, संकेतों के समूह को देखो। क्लस्टर मतलब एक साथ कई सारे संकेत? हाँ, एक साथ दिखने वाले कई संकेत। चलिए उसी हाथ बांधने वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर कोई हाथ बांधकर खड़ा है, साथ ही वो आपसे आंखें भी नहीं मिला रहा, उसके जबड़े भी भिंचे हुए हैं
और वो शारीरिक रूप से आपसे थोड़ा पीछे हट गया है, अब ये एक क्लस्टर बन गया है। अच्छा। अब ये ज्यादा संभावना है कि वो रक्षात्मक या असहज महसूस कर रहा है, बजाय इसके कि उसे सिर्फ ठंड लग रही हो। मतलब एक अकेला संकेत एक शब्द की तरह है, लेकिन संकेतों का क्लस्टर जी, एक पूरा वाक्य बनाता है जो ज्यादा साफ मतलब देता है। बिल्कुल सही। और इसी देखने की कला में एक और चीज है जो बहुत ही आकर्षक है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 1 सेकंड के 20वें हिस्से में चेहरे पर आने वाले भाव, मतलब पलक झपकने से भी तेज। तो क्या कोई आम इंसान इसे सच में देख सकता है या इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग चाहिए होती है? कमाल की बात तो यही है कि थोड़ी प्रैक्टिस से कोई भी इन्हें पहचानना सीख सकता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पर पल भर के लिए आने वाले अनफिल्टर्ड भाव होते हैं। अनफिल्टर्ड? हाँ, ये हमारी सच्ची भावनाओं को उजागर करते हैं, जैसे गुस्सा, डर, खुशी, घृणा या आश्चर्य। इन्हें जानबूझकर छिपाना या इनकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम यानी भावनात्मक हिस्से से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी असली भावना को दबाने की कोशिश करता है तो वो भावना एक पल के लिए उसके चेहरे पर लीक हो जाती है। वही माइक्रो एक्सप्रेशन है। तो ये किसी के मन की एक बहुत ही सच्ची खिड़की की तरह है जिसे वो बंद करना भूल गया। वाह! तो हमारी आंखें इतना कुछ देख सकती हैं अगर हम ध्यान दें। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा तो सुनने से जुड़ा है। किताब में इस बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि जो नहीं कहा गया उसे कैसे सुना जाए। हाँ, क्योंकि आवाज भी बॉडी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है। इसे वोकल बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। क्या कहा गया से ज्यादा जरूरी अक्सर कैसे कहा गया होता है। अच्छा। यहाँ भी बेस लाइन का सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और उसकी आवाज आमतौर पर शांत, गहरी और स्थिर रहती है। ये उसकी वोकल बेस लाइन है। ठीक है। अब आप उससे उसके वीकेंड के बारे में पूछते हैं, जो एक सामान्य सवाल है, और अचानक उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। वो थोड़ा तेज बोलने लगता है या शायद बीच में या जैसे फिलर शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। शब्द तो वो वही कह रहा है, हाँ वीकेंड बढ़िया था, लेकिन उसकी आवाज का बदला हुआ लहजा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि उस सवाल ने या उस विषय ने उस पर कोई भावनात्मक असर डाला है, भले ही वो उसे जाहिर न करना चाह रहा हो। ये बदलाव एक अंदरूनी संघर्ष या भावनात्मक प्रतिक्रिया का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। अब आपके पास एक दिलचस्प जानकारी है। आपको पता है कि वीकेंड के टॉपिक में कुछ ऐसा है जो उसे असहज कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस बदलाव की वजह क्या है? आवाज के ये पैटर्न हमें बताते हैं कि कहाँ और गहरे सवाल पूछने की जरूरत है, या शायद उस विषय को छोड़ देना ही बेहतर है। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ गलती की भी बहुत गुंजाइश है। जैसे आपने पहले ठंड वाला उदाहरण दिया था, अगर हम संदर्भ को नजरअंदाज कर दें तो हम बहुत आसानी से गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। किताब भी इस पर बहुत जोर देती है। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ ही सब कुछ है। बिना संदर्भ के हर संकेत अर्थहीन है। मुझे याद है एक बार मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था। वो बहुत बेचैन दिख रहा था, लगातार पैर हिला रहा था, हाथ मल रहा था। मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहा है या बहुत नर्वस है। बाद में उसने बताया कि उसने इंटरव्यू से ठीक पहले डबल एस्प्रेसो पी ली थी और ये बस कैफीन का असर था। संदर्भ के बिना मैं पूरी तरह से गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाती। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। तो किसी भी व्यवहार का विश्लेषण करने से पहले हमेशा ये पूछना जरूरी है, ये किस माहौल में हो रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल। एक और उदाहरण, अगर कोई किसी अंतिम संस्कार में दुखी और शांत दिख रहा है तो ये सामान्य है, लेकिन अगर कोई अपनी बर्थडे पार्टी में वैसा ही व्यवहार कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। व्यवहार वही है, लेकिन संदर्भ बदलते ही उसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर लाता है। मान लीजिए हम इन सब चीजों में माहिर हो जाते हैं, बेसलाइन, क्लस्टर, माइक्रो एक्सप्रेशंस। क्या इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा नहीं है? किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का या उसे मैनिपुलेट करने का? ये एक बहुत ही जरूरी नैतिक सवाल है और किताब इस पर बहुत साफ है। ये कोई चालाकी की टूल किट नहीं है। नहीं, ये सहानुभूति और समझ बढ़ाने का एक जरिया है। सोचिए, जब आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाला असल में कैसा महसूस कर रहा है तो आप उसके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। आप उसकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं, उसे सहारा दे सकते हैं। इसका जिम्मेदारी से उपयोग करने पर ही रिश्ते मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। मतलब इरादा मायने रखता है? क्या आप जानकारी का इस्तेमाल कनेक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं,
या कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल। इसका गलत इस्तेमाल भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उन पर हावी हो सकें, तो वे तुरंत आपसे दूरी बना लेंगे। लेकिन जब वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे आपके और करीब आते हैं। तो इस सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है? इन स्किल्स का व्यावहारिक उपयोग कहाँ-कहाँ हो सकता है? किताब में कुछ क्षेत्रों का जिक्र है, जैसे लीडरशिप। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जैसे सोचिए, एक मैनेजर अपनी टीम से पूछता है कि क्या वे नए प्रोजेक्ट के मुश्किल डेडलाइन के लिए तैयार है। सब लोग जुबानी तौर पर हाँ कहते हैं, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका एक सबसे भरोसेमंद टीम मेंबर हाँ कहते हुए थोड़ा पीछे हटता है और आंखें नहीं मिलाता। ये उसकी बेसलाइन से अलग है। तो मैनेजर समझ जाता है कि सिर्फ इस एक व्यक्ति को कोई चिंता है। सही। अब मैनेजर को पता है कि उसे उस एक व्यक्ति से अकेले में बात करने की जरूरत है, ये जानने के लिए कि असली चिंता क्या है। हो सकता है उस कर्मचारी के घर पर कोई समस्या हो या उसे प्रोजेक्ट के किसी हिस्से को लेकर कोई शक हो। ये छोटी सी समझ एक बड़े संकट को टाल सकती है। और टीम के सदस्य को यह भी महसूस कराती है कि उसकी परवाह की जाती है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और बातचीत या नेगोशिएशन के बारे में क्या? वहां ये कैसे काम करता? नेगोशिएशन में तो ये गेम्स हो सकता है। मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हैं, आप कीमत पर मोल भाव कर रहे हैं। जब आप कार के सर्विस रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं, तो आप देखते हैं कि सेलर एक पल के लिए हिचकिचाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और वो नजरें चुराता है, फिर कहता है सब ठीक है। ये क्लस्टर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लाल झंडा है। उसके शब्द कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब आपको पता है कि आपको सर्विस रिकॉर्ड पर और गहरे सवाल पूछने की जरूरत है। ये आपको एक खराब डील से बचा सकता है। ये समझने के बारे में है कि कौन सा मुद्दा सामने वाली पार्टी के लिए भावनात्मक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और व्यक्तिगत जीवन में, जैसे नेटवर्किंग या डेटिंग में, जहां पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से नेटवर्किंग इवेंट में आप ये समझ सकते हैं कि कोई आपकी बात में सच में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। अगर वो आपसे बात करते हुए बार बार कमरे में दूसरे लोगों को देख रहा है या उसके पैर दरवाजे की तरफ है, मतलब वो निकलना चाहता है। हाँ, इसका मतलब है कि वो बातचीत से बाहर निकलना चाहता है। ये जानकर आप विनम्रता से बातचीत खत्म कर सकते हैं। डेटिंग में आप अपने पार्टनर के गैर मौखिक संकेतों को समझकर उनके साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बना सकते हैं। ये समझने में मदद मिलती है कि वे कब सहज हैं और कब असहज। तो मूल बात यह है कि जब आप सामने वाले की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर समझते हैं, तो आप ज्यादा उचित और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, जिससे भरोसा बनता है और गलतफहमियां कम होती हैं। यही इसका सार है। ये दूसरों की दुनिया को उनके नजरिए से देखने की एक कोशिश है। ये उन्हें ये महसूस कराने के बारे में है कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है, सिर्फ उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी पूरी मौजूदगी को। ठीक है, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो कुछ मुख्य बातें साफ हैं। सबसे पहले, हमारा ज्यादातर संवाद गैर मौखिक होता है, लगभग 93%। दूसरा, किसी को भी समझने की शुरुआत उसकी बेसलाइन यानी सामान्य व्यवहार को जानने से होती है। तीसरा, किसी एक संकेत पर कभी भरोसा न करें, हमेशा संकेतों के समूह या क्लस्टर को देखें। और आखिर में, सबसे जरूरी, हमेशा संदर्भ को ध्यान में रखें। बिल्कुल सही। और इन सब के ऊपर किताब का जो मूल संदेश है उसे याद रखना जरूरी है। ये हेर-फेर का नहीं, बल्कि अवलोकन और सहानुभूति का कौशल है। सही। और ये सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में भी है। जब हम दूसरों के संकेतों को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में अपनी खुद की भावनाओं और व्यवहार के प्रति भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। हमें पता चलने लगता है कि हम तनाव में कैसे व्यवहार करते हैं, या जब हम खुश होते हैं तो हमारी आवाज कैसी होती है। तो इससे न केवल हमारी सामाजिक समझ बढ़ती है, बल्कि हमारी आत्म जागरूकता में भी सुधार होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, क्योंकि खुद को समझे बिना दूसरों को समझना अधूरा है। तो चलिए इस बातचीत को एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करें। ये किताब दूसरों को समझने पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपने खुद के गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर दें, आप कैसे खड़े होते हैं, आपकी आवाज़ का लहजा कैसा है, आप बात करते समय क्या इशारे करते हैं, तो ये आपके संवाद करने के तरीके और लोग आपको कैसे देखते हैं, इसे किस तरह बदल सकता है।